धारा तो पुलिस वाले लगाएंगे। जब पुलिस वालों से मिलते हैं तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि डॉक्टर ने डेंजरस टू लाइफ नहीं लिख के दिया, डॉक्टर ने तो फ्रैक्चर लिख के दिया है, उसके आधार पे तो आपकी 325 लगती है। मेरे जो सास ससुर हैं, जो भी थे, जितने भी परिवार के उनके सदस्य थे भाई, जो मेरे पति के जितनी चोट लगी हुई थी, अगर उनको रहम होता इसके प्रति तो क्या वो संभालने के लिए नहीं आते। 6 आरोपी हैं, 5 और बाकी हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए भाई। तो 6 नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त आशी हमारी टीम मौजूद है और लगभग 2 से ढाई महीने पहले साथियों आपने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर जो लगातार वायरल हुई थी। भाई उषा बहन हमारे साथ में, इसके पति को भाई अधमरा करके चले गए थे 5 गुंडे। वो वीडियो आपने देखी थी। उस टाइम पर लगातार न्याय की गुहार ये बहन हरियाणा पुलिस के सामने हाथ जोड़ करके बात करने लग रही थी कि हमें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, बड़े अफसोस की बात है, जो हरियाणा पुलिस बड़ा दावा करती है सेवा, सुरक्षा और सहयोग का, उसी हरियाणा पुलिस से परेशान, हताश और दुखी आज ये बहन दोबारा फिर मीडिया का सहारा लेने लग रही है। क्योंकि उस मामले को लेकर के कितनी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, उसी को लेकर के इस बहन का बार बार हमारे पास फोन आने लग रहा था कि अजय भाई, पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई इस मामले को लेकर के नहीं कर रहा है। तो एक बार फिर हमारी टीम यहाँ पर पहुंची। बहन जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार जी। बहन जी, क्या बातचीत हो गई है? लगभग 2.5 महीने पहले इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस प्रशासन भी उस टाइम पर कह रही थी कि हम अच्छे से जांच कर रहे हैं और दोषियों को सजा जरूर देंगे। क्या उस मामले में अब तक चल रहा है? भाई, पुलिस के द्वारा मेरे को बार बार गुमराह किया गया जी। मुझे ये आश्वासन दिलाया गया कि मतलब हम आपकी कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन आपके साथ है। भाई, मेरे को पहले इन सब बातों का नहीं पता था, तो मुझे भी पुलिस प्रशासन पे विश्वास था कि मेरे साथ मतलब न्याय करेगी पुलिस प्रशासन, इसलिए मैं अपना शांत बैठ गई। बीच बीच में मैं पूछती रहती तो वो मुझे यही आश्वासन देते रहते कि हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या हुआ भाई, कुछ दिन पहले पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। एक आरोपी मेरा जेठ जो है कृष्ण, उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, लेकिन 1 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया गया। अच्छा। हाँ, और इतनी गहरी चोट मारने के बाद भी इतना बड़ा हादसा वो इंसान करके गया है, उसके बाद भी वो लगातार अपनी ड्यूटी करता रहा, लगातार वो सरेआम मतलब घूम रहा था। तो यही बात मैं बार बार पुलिस प्रशासन से पूछ रही थी कि मतलब ऐसा क्या कारण है जो मतलब वो ऐसे खुलेआम घूम रहा है। तो कभी कुछ बहाना बना रहे थे, कभी डॉक्टर ने नहीं लिख के दिया, अब ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उस दिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसको अरेस्ट किया गया, घर से लेके आए, लेकिन 1 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया गया। भाई, उस दिन के बाद भाई मेरी नींद दोबारा से आराम होगी। मैं मतलब दिमाग इतना खिसक गया मेरा कि भाई, जब एक इतना बड़ा हादसा करके गया है और आरोपी को पकड़ लिया गया और उसके 1 घंटे बाद छोड़ दिया जाता है, मतलब क्या कारण रहा ऐसा? तो जब हमने पूछताछ की तो पुलिस ने यही बताया कि हमने शामिल जांच कर ली। जब हमने पूछा भाई क्या होती है शामिल जांच, तो भी मतलब कोई ऐसा कोई सेटिस्फाई आंसर उन्होंने नहीं दिया हमें। जी। तो मेरे मन में यही आया कि भाई क्यों ना मैं ऊपर एसपी साहब से जाके मिलूं। मैं एसपी साहब के पास गई। वहां पे जो बाहर बैठे होते हैं, जो अंदर मिलवाने के लिए लेके जाते हैं, सबसे पहले तो मैं वहां गई तो वहां पे ही चौकी में से कोई पुलिस वाला मेरे को मिल गया, जिसने दोबारा से मेरे को ये आश्वासन दिला दिया कि आप आज के लिए आप मतलब जो भी देनी थी वो मेरे को एप्लीकेशन ये मत दो आप, और कल हम इसको 4 बजे तक अरेस्ट कर लेंगे। तो उनके आश्वासन से मैं वापस घर आ गई, लेकिन 4-5 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई, की तरफ से जो आश्वासन दिए जा रहे थे वो आपको बार बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे थे? बिल्कुल झूठे आश्वासन थे भाई, मेरे को गुमराह किया जा रहा था जी। लेकिन मैं ऐसी कभी उसमें फंसी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। जो बीतती गई मेरे ऊपर तो मेरे को समझ में आता गा कि क्या चल रहा है मेरे साथ, आखिर हो क्या रहा है।
तो 4-5 दिन बीतने के बाद मैं जब दोबारा एसपी साहब के पास गई, वहां मैं एसपी साहब से मिली, तो एसपी साहब ने मेरे को यह आश्वासन दिया कि वो 2 दिन के अंदर अरेस्ट हो जाएंगे। तो उनके आश्वासन से मैं घर आ गई भाई। फिर से 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होता भाई। वो अरेस्ट ना होने के बाद मैं फिर से एसपी साहब के पास जाती हूँ। उन्होंने फिर यही आश्वासन दे दिया कि वो अरेस्ट हो जाएंगे। मैं ऐसे ही चौकी, थाने, कोर्ट के चक्कर काटती रही भाई बार बार। और मेरे हालात ऐसे हो गए थे, मतलब कि मैं कुछ भी कर सकती थी। मानसिक तनाव से मैं गुजर रही थी, मानसिक तनाव से मेरे बच्चे गुजर रहे थे, शारीरिक जो परेशानी मेरे हस्बैंड झेल रहे थे, और जो मेरे भी पैरों में सूजन पैरों में भाई सूजन आ जाती थी, चल नहीं पाती थी मैं। लेकिन मैं एक सिर्फ इस हिम्मत से लगी हुई थी कि मेरे को मेरे पति को न्याय दिलाना है किसी भी तरीके से। तो रोज इसी आस से मैं घर से निकलती थी, कभी थाने में, कभी चौकी में, कभी कोर्ट में जाती, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होने लग रहा था। हम एसएचओ साहब के पास भी गए, वहां हमें ये बताया गया कि आपकी धारा 325 है। अच्छा। उसके बाद भाई और भी ज्यादा मतलब दिमाग खराब हो गया। जिस टाइम पर एफआईआर करवाई उस टाइम पर धारा कौन सी लगी हुई थी? भाई उस टाइम तो मेरी एफआईआर पे धारा लगाई गई थी। अच्छा। मेरे हस्बैंड के बयान पे धारा नहीं लगी थी। वो धारा मेन लगनी थी बाद में, जब उनके बयान के बाद। पहले जो धारा लगाई गई थी वो मेरी एफआईआर पे थी। जी जी, आपके बयान का आधार पर। जी, उस टाइम तक मेरे वो जो धारा थी वो 147, 148, 149, 323 और 452 और 506 ये धारा लगी हुई थी। और जो मेन धारा लगनी थी वो इनके जो मेरे हस्बैंड हैं उनके बयान के आधार पे लगनी थी। और जो भी मतलब पुलिस ने देखा है भाई, जो भी हेड इंजरी थी डॉक्टर ने लिखना था, या फिर पुलिस ने जो वीडियो मेरे पास प्रूफ थे उनके आधार पे लगानी थी, चोट को देख के लगानी थी। तो हम एसएचओ साहब से के पास गए, हमने पूछा भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद। पहले तो हमें यही आश्वासन देते रहे कि भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट नहीं आई। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद हम एसएचओ साहब के पास गए तो वहां में बताया गया कि धारा 325 है। भाई हेड इंजरी, सिर इतना फटा हुआ, अगर कोई देख ले तो रात को नींद ना आए, रोटी नहीं खाने का मन करे किसी का। लेकिन उसके बाद भी धारा 325। भाई दिमाग बिल्कुल खराब हो गया कि मतलब जो भी ये मारने के लिए आए हुए थे, एक जान तो निकली नहीं और कसर उन्होंने छोड़ी नहीं थी, और उसके बाद भी धारा 325 बना दी गई। तो ऐसे ही भाई घूमती रही मैं, परेशान बिल्कुल, मेरे बच्चे परेशान। और 2.5 महीने हो गया अब तक, मतलब हस्बैंड भी मेरे घर नहीं है। घर मेरे पंचायती चक्कर काटते। तो वकील से सलाह की होगी आपने? धारा 307 बनती थी उसकी। बिल्कुल भाई, डॉक्टरों से रोहतक पीजीआई के जो सीएमओ हैं उनसे हमने बातचीत की, उसमें भी उन्होंने बोला कि ये धारा 307 है। अच्छा। हर किसी ने यही बताया कि ये धारा 307 है, लेकिन हमारी धारा 325 बना दी गई। हर कोई किसी के मुंह से ये निकल रहा था। खेल कौन खेलने लग रहा था? पुलिस? ये सारा खेल पुलिस वाले खेल रहे थे और डॉक्टर खेल रहे थे। अच्छा। डॉक्टर और पुलिस वाले मिलके ये खेल हमारे साथ खेला जा रहा था। और आपको ये दिलासा दिला रहे थे बार बार हम आपके साथ हैं? बिल्कुल बार बार ये दिलासा दिला रहे थे। मतलब मैं अगर चौकी में जाऊं तो मेरे को ये लगता था कि नहीं एसएचओ साहब कुछ कर रहे हैं, चौकी वाले तो मेरा साथ दे रहे हैं। अगर आप एसएचओ साहब के पास जा रहे हो वहां ये लगता कि नहीं एसएचओ साहब तो सही काम कर रहे हैं, ये चौकी वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एसपी साहब के पास जाओ वहां लगे भैया नहीं एसपी साहब तो आपके साथ हैं। ऐसे मेरे को गुमराह किया जा रहा था बार बार। और मिलने के लिए जाऊं बाहर से ही मेरे को यह आश्वासन दिला दिया जाता था, नहीं आपका काम हो जाएगा, आप हमारे ऊपर विश्वास रखो। देख लो भाई, एक एएसआई से लेकर के एसएचओ, डीएसपी और एसपी तक पुलिस प्रशासन का इस महिला के साथ में इस प्रकार का रवैया कि जिन अपराधियों के ऊपर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज होना था उन अपराधियों के ऊपर डॉक्टरों ने मिलकर के और फिर पुलिस प्रशासन ने मिलकर के उन अपराधियों के ऊपर धारा 325 के तहत जो मुकदमा था वो लगा दिया। बाकी की जो बात अभी बहन जी आगे फिर क्या रहा
भी धारा 325 है या फिर धारा 307 बनी, क्या क्या रहा फिर आगे? भाई डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर कहते थे कि भाई हमने तो जितनी चोट थी वो आपकी लिख के दे दी, धारा तो पुलिस वाले लगाएंगे। जब पुलिस वालों से मिलते तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि डॉक्टर ने डेंजर्स टू लाइफ नहीं लिख के दिया, डॉक्टर ने तो फ्रैक्चर लिख के दिया है, उसके आधार पे तो आपकी 325 लगती है। समझ नहीं आ रही भाई, कहाँ तो जाऊं कहाँ नहीं। और बिल्कुल मैं परेशान हो चुकी थी। घर में कोई दिन ऐसा मेरा नहीं जाता था कि मेरे घर में पंचायतें नहीं आती थी। अच्छा। समझौते के लिए मेरे ऊपर यहाँ दबाव बनाया जा रहा था, 325 धारा होने के बावजूद भी समझौते के लिए प्रेशर बनाया जाता। उधर से मैं पुलिस कार्रवाई में परेशान, रोज कहीं थानों के चक्कर काट रही, पैर मेरे सूजे हुए, बच्चे मेरे परेशान हो चुके। ऐसे हालातों से हम गुजरे हैं उस टाइम, मैं बता नहीं सकती भाई। लेकिन कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति मेरे घर में ये कहने के लिए नहीं आया कि तुम खाना खा रहे हो या सो रहे हो टाइम पे, सिर्फ समझौते के लिए आ रहे हैं। कोई किसी ने नहीं संभाला हमें 2 महीने तक, और किसी ने 1-2 जो भी संभालने के लिए आए उनको भी मेरे ससुर के द्वारा धमकियां दी गई कि अगर इनको संभाला तो ठीक नहीं रहेगा। तो उनके डर के मारे वो भी पीछे हट गए। मैंने अकेली ने, हम माँ बेटे यहाँ रात को बैठ के रोते रोते हमारी रातें काटी भाई 2 महीने तक। कोई नहीं संभालने के लिए आया। 325 धारा सुन के वो अपना फ्री बैठ गए। बिल्कुल। लोगों को ये कहते फिर रहे थे हमारा क्या बिगाड़ लिया। ना तो हमें कुछ हक दिया जा रहा था और ना ही हमें संभाला जा रहा था। अपराधियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। बिल्कुल है। धारा 307 की जगह जब धारा 325 बना दी गई पुलिस की तरफ से, तो आपको बार बार अपराधियों की तरफ से ये कहा गया कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अपराधी ये कहते घूम रहे थे कि हमारा क्या बिगाड़ लिया। सरेआम अपराधी घूम रहे थे, सरेआम अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरे जो सास ससुर हैं, जो भी थे, जितने भी परिवार के उनके सदस्य थे भाई, जो मेरे पति के जितनी चोट लगी हुई थी, अगर उनको रहम होता इसके प्रति तो क्या वो संभालने के लिए नहीं आते। 2 महीने तक कोई नहीं आया भाई। फिर मैं तो भला मानती हूँ आईजी साहब का, जो श्रीकांत जाधव हैं, मेरे लिए तो भाई भगवान हैं। और जितनी मतलब जिंदगी भर जीऊंगी, पूजा करूंगी मैं उस इंसान की। मैं आईजी साहब के पास गई। अच्छा, फिर आप आईजी साहब से मिले एसपी साहब के बाद में? बिल्कुल भाई, मैं यहाँ से थक हार के, बिल्कुल मैं हार चुकी थी यहाँ से। और मतलब ऐसे हालात मेरे हो चुके थे कि मतलब कुछ भी कर सकूं, मतलब बच्चों को भी लेके और पति, हम तो चारों खत्म ही हो जाएं। ऐसे हालात हमारे बन चुके थे उस टाइम तक। फिर मैंने फिर हिम्मत जुटाई और कोई मेरे साथ नहीं था भाई, कोई भी मेरे साथ नहीं था। अकेली ने फिर से मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं, मैं न्याय लेके रहूंगी। फिर मैं पहुंची हिसार आईजी साहब के पास, श्रीकांत जाधव जी। वहां से भाई मेरी धारा भी चेंज हुई। अच्छा। 325 से 307 लगाई उस इंसान ने और गिरफ्तार भी करवाया उसको। वहां से उन्होंने ये बोला था कि भाई जो ये अपराधी हैं इनको अरेस्ट करो, और ये धारा 307 है, 325 नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो धारा 325 2 महीने से चल रही थी, फिर 307 कैसे होगी? बिल्कुल। उस दिन से मेरे को ये बोला जा रहा था कि डॉक्टर नहीं लिख के दे रहे, डॉक्टर नहीं लिख के दे रहे। फिर एक दिन में कैसे डॉक्टर ने लिख के दे दिया, मेरे को ये बात समझ नहीं आती। तो वहां से भाई धारा भी लगी 307। तो कहीं न कहीं ये माने कि जो नीचे रैंक के जो पुलिस वाले हैं, ये उनका कहीं न कहीं कड़ा सच है जो समाज के सामने है। देखो भाई, आम आदमी को किस प्रकार से गुमराह किया जाता है, ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, जिन परेशानियों से उषा गुजरी है। बिल्कुल भाई, और नॉलेज होते हुए भी, मतलब पूरी तरह तो नहीं कह सकती मैं, कुछ ना कुछ तो नॉलेज थी मेरे को। उसके बाद भी मेरे को इतना गुमराह किया गया। तो मैं ये मतलब बताना चाहती हूँ, जिन इंसानों को, जो आम आदमी, जो अनपढ़ हैं, उनके साथ क्या होता होगा। मेरे को तो ये लगता है शायद उनके ही परिवार से कोई ना कोई मार दिया जाता होगा, कुछ ऐसा कर दिया जाता होगा उनके साथ, और मेरे ख्याल से उनको ही दोषी बना दिया जाता होगा पुलिस के द्वारा। ये भी खेल चलते होंगे जरूर, क्योंकि जो मेरे ऊपर बीती है उसके आधार पे मैं बोल रही हूँ।
फिर वहां से भाई 307 लगी। फिर उनमें से एक मेन जो मुख्य आरोपी था उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। वो आज जेल की सजा काट रहा है। और भाई मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं सच्चाई के रास्ते पर थी, सच्चाई की जीत हुई उस दिन। और मेरे लिए तो भगवान है जो श्रीकांत जाधव हैं आईजी साहब, उनके द्वारा अगर वो नहीं मेरी सुनवाई करते तो आज शायद धारा भी नहीं चेंज होती और शायद आरोपी वो आज भी बाहर ही घूमता। तो उसके बाद भाई जो और आरोपी हैं, कितने और आरोपी बाकी है? बाकी 5 आरोपी और बाकी हैं। इसमें 6 आरोपी हैं, 5 और बाकी हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए भाई। तो 6 लड़कों की तरफ से, 6 आरोपियों की तरफ से आपके पति के ऊपर और आपके ऊपर हमला किया गया था उस टाइम पर? यहाँ बिल्कुल बिल्कुल हमला हुआ था। बहुत ही, वो आपने वीडियो भी देखी थी जो हम YouTube पे नहीं दिखा सकते, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो आप खुद सोच सकते होगे कितना बड़ा हादसा हुआ था जो हम दिखा भी नहीं सकते। और उसके बावजूद भी मतलब एक ही आरोपी अभी तक जेल में गया है, बाकी के जो 6 आरोपी हैं वो अब भी बाहर घूम रहे हैं। और मैं बार बार पुलिस के अब भी चक्कर काट रही हूँ, लेकिन अब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है भाई। मैं और श्रीकांत जाधव ने मेरे को ये आश्वासन दिया था आईजी साहब ने कि भविष्य में भी बेटा अगर आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बार बार इनकी वेट कर रही हूँ कि मैं बार बार नहीं चाहती कि पुलिस प्रशासन पे कोई उंगली उठे, लेकिन ये मेरे को मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि भाई पुलिस प्रशासन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं, जैसे हमारे श्रीकांत जाधव आईजी साहब हैं जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। तो इस वजह से मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन भाई ये पुलिस की कानों में जू तक नहीं रेंगती। बार बार मैं चक्कर काट रही हूँ इनके। और लेकिन अब मेरा वीडियो बनवाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। जो लड़के मारने के लिए आए थे, जो भी घटना हुई इसमें साथ थे उसके जो 20-21 जो भी 18 साल के लड़के हैं, उनको उस व्यक्ति के द्वारा गुमराह किया गया, उनका माइंड वॉश किया गया। एक भी उनमें कोई घर गृहस्थी वाला व्यक्ति नहीं था, सिर्फ वो 20-22 साल के जो लड़के थे वो थे। उनको किस तरीके से उसने गुमराह किया है इस हादसे को अंजाम देने के लिए। जी। तो मैं जो वो माँ बाप हैं, अब उन लड़कों के माँ बाप, मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है भाई। मेरे घर में मतलब हमें टाइम पे खाना तक नहीं खाने दिया जाता। कोई टाइम ऐसा नहीं है जब हमारे घर जो समझौता करवाने वाले लोग नहीं आ रहे हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ उस टाइम कहाँ थे तुम? 2 महीने बीत चुके थे, कहाँ थे तुम उस टाइम? जो आज तुम समझौते के लिए आ रहे हो, क्या उन माँ बाप को ये नहीं पता तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? देख लो भाई, उस टाइम कहाँ सोते हैं वो? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई देखो, जो अपराधी उसके साथ में जो इसका जेठ है भाई, जिस जेठ ने अपने ही सगे भाई को अधमरा कर दिया था, उसके साथ में 5 लड़के भाई जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, वो उस पूरे मामले में यानी कि अधमरा करके इसके पति को करके गए थे। साथ में इनके ऊपर भी जो जानलेवा हमला था वो तमाम तस्वीरें इससे पहले भी लगभग 2 से 2.5 महीने पहले वीडियो हमने आपको दिखाई थी। जिस किसी साथी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, जिस साथी ने भी इस पूरे मामले की जानकारी लेनी है। अच्छा बहन जी, अभी जो लड़के हैं उसके परिवार वाले आपके ऊपर दबाव डालने लग रहे हैं बिल्कुल दबाव बना रहे हैं, समझौता कीजिए और हमारे बेटे नहीं थे, ऐसा भी बोलते होंगे कि हमारे बेटे नहीं थे। बिल्कुल ये बोला कि सबसे पहले तो ये बोला गया कि हमारे नहीं थे। अच्छा। वो भी मैंने प्रूफ दिए हैं, हर चीज का मेरे पास प्रूफ है जी, हर चीज का प्रूफ है। ये भी बोला गया कि हमारे तो खड़े थे, मारा नहीं था, वो भी मेरे पास प्रूफ है। सारे प्रूफ होने के बावजूद भी आपकी कोई कार्रवाई नहीं होती भाई। और अब ऐसे हालात हमारे बन चुके हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा भाई। अब मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना है तो मुझे नहीं पता कि रास्ते में कुछ भी कोई भी कुछ उनके साथ कर सकता है। आज हमारे अंदर मतलब एक डर बना हुआ है, जो भी आरोपी हैं उनके परिवारजनों के द्वारा और हमारे जो वो ससुर हैं, कोई भी इसमें जो भी शामिल थे उनके द्वारा ये डर बना हुआ है, क्योंकि धमकियां भी मिल रही है भाई मेरे को।
कि अगर ये समझौता नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। और दूसरे लोग भी आके हमें डरा रहे हैं कि समझौता कर लो कि नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आप एक बात बताओ भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं दोषियों को सजा न दिलाऊं जो इतना हमारे साथ हादसा करके? आप ये सोचो, अगर आज मेरा पति नहीं होता तो हमारा क्या होता? क्या ये समाज हमारा साथ दे देता? क्या ये समाज हमें संभाल लेता? लेकिन आज समझौते के लिए तो समाज आ जाता है, उस टाइम संभालने के लिए कोई नहीं आता भाई। बिल्कुल। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है भाई, जिसका लग है वो ही जागे भाई। जो फिलहाल इस परिवार के ऊपर बीत रही है कि न्याय की गुहार की लगातार अभी भी पुलिस प्रशासन का दरवाजा खटखटाने लग रही है बहन, बार बार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईजी साहब श्रीकांत यादव के आदेश के बावजूद भी अभी भी जो पुलिस प्रशासन इस मामले में यानी कि केवल एक ही दोषी को गिरफ्तार किया है, बाकी के जो अन्य 5 दोषी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं अभी भी इनको उषा और उसके परिवार को गुमराह किया जाने लग रहा है। लेकिन भाई ये बहन अभी भी ये निवेदन करना चाहती है उन लड़कों को, खासतौर पर पूरा हरियाणा और पूरे देश के उन नौजवान युवाओं के माता पिता को ये संदेश देना चाहती है कि आप अपने बेटा बेटी के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए कि वो कहाँ पर जाने लग रहा है, कहाँ नहीं जाने लग रहा है, उसकी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए। जो फिलहाल उन 5 लड़कों के माता पिता वो आकर के ये कहने लग रहे हैं उषा को कि हमारे बेटे इस वारदात में शामिल नहीं थे, लेकिन जब उषा ने उनको एक वीडियो यानी कि सीसीटीवी फुटेज उनको जब दिखाई, तब उनको पता चला कि इस कांड में हमारे बेटे भी शामिल थे। तब उनको पता चला कि हमारे बेटों ने कितनी बड़ी गलती कर रखी है। तो साथियों, कहीं ना कहीं उत्तेजित होकर या फिर जवानी के जोश में कहीं ना कहीं आपके बेटे भी एक बड़ी गलती कर देते हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप उनके ऊपर निगरानी जरूर रखें। और साथ के साथ में हरियाणा पुलिस के जो जवान है वही जो चौकी इंचार्ज है या फिर एसएचओ साहब है या फिर एसपी साहब है, उनसे भी निवेदन है कि जब आईजी साहब ने आदेश दे दिया कि उन अपराधियों को आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, उसके बाद इस प्रकार से आपका ढीला रवैया कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देने लग रहा है। मेरा निवेदन है कि सेवा सुरक्षा और सहयोग, इस प्रकार से जो नारा है इसको सार्थक सिद्ध यदि करना है आपने तो गिरफ्तार जरूर कीजिए, क्योंकि लगातार जब आपने जांच कर ली 2 से 2.5 महीने हो गए, मुख्य आरोपी का आपने गिरफ्तार कर लिया है, बावजूद जब इनके पास में सीसीटीवी फुटेज है, प्रत्येक जो भी कांड हुआ, जो वारदात हुई है, प्रत्येक चीज का इनके पास सबूत है। बहन जी, प्रत्येक बात का सबूत बिल्कुल है भाई। और जो जिसके मन में ये होना कुछ भी डाउट है, मेरे घर आके देख सकते हैं, एक एक चीज का मेरे पास प्रूफ है, फुटेज है और मेरे फोन में भी वीडियो है। चलो, अंत में क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे आईजी साहब को भी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो गब्बर कहे जाते हैं अनिल विज, उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? उनको मैं ये अपील करना चाहती हूँ, बाकी जो अनिल विज है हमारे गृह मंत्री साहब, वो अपना काम सही कर रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये पुलिस प्रशासन है, जो ये मतलब अपना सही कार्रवाई नहीं करती, जो दोषी बाहर घूमते रहते हैं और बेचारे जिनके साथ ये ऐसे हादसे हो जाते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, तो उनसे मैं ये निवेदन करूंगी कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करें। बिल्कुल। और जो भी माँ बाप हैं उनको भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जरूर अपने जो आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में फंसा दिए जाते हैं जहां से शायद कोई निकालने वाला नहीं होता। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक जो मुख्य आरोपी है उसके द्वारा आज कितने घरों को उजाड़ने का काम किया गया, आप ये देखो भाई। बिल्कुल। उसने आज 6-7 घरों को उजाड़ने का काम किया है, जिनके मतलब एक सबके आजकल लगभग सबके एक बच्चे हैं, लड़के एक लड़के हैं, वो आज जेल जाएंगे तो क्या उनके ऊपर बीतेगी? उसमें उन माँ बाप का क्या कसूर है ये बताओ? जो उन लड़कों ने अपराध किया उसमें उन माँ बाप का क्या कसूर है? सिर्फ कसूर ये है भाई, जो ये अपराध होते हैं उनसे पहले अपने बच्चों पे ध्यान दो कि किस संगति में वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, किस टाइम घर आ रहे हैं। या जब अपराधों को ऐसे अपराधों को जब ये अंजाम देते हैं तो ये उन माँ बाप की कमी भी मैं मानूंगी कि उस टाइम वो उससे पहले ध्यान नहीं देते अपने बच्चों पर, उनको खुला छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल।
कि कहीं भी जाओ कहीं आओ, उनके ऊपर पूरी निगरानी रखो। जब लड़कियों के ऊपर निगरानी रखते हो कि लड़की को इस टाइम बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अगर ये लड़कों पे भी लागू कर दोगे तो बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो शायद रुक जाएंगे। जी भाई। चलो भाई, फिलहाल भाई वीडियो आपने देख ली है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी व्यक्तिगत राय रखनी, और जिस प्रकार से देखो भाई पुलिस प्रशासन का जो रवैया था, इनके साथ में जो बर्ताव था, किस प्रकार से इनको गुमराह किया गया, वो पूरी वारदात, पूरी घटना इन्होंने बताई है भाई। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी, इनकी जो सच्चाई है वो आपके सामने है। साथियों देखो, बहुत कुछ बदलने लग रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन के ऊपर एक आस जो होती है न्याय की, देखो भाई पुलिस वालों का भी फर्ज बनता है कि न्याय प्रक्रिया पे चल के वो साथ दे। तो इसलिए साथियों आपका एक और बात भाई, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ। कभी आप ये मत समझो कि हम अकेले हैं, चाहे बेशक 100 की भीड़ हो, अगर आप सच्चे हो, आप सच्चाई के रास्ते पे हो, तो आप अकेले भी जरूर जीतोगे। मैंने अकेली अपनी लड़ाई लड़ी भाई, बिल्कुल अकेली थी मैं। वो पता नहीं कितने थे जिन्होंने धारा भी कटवा के 325 करवा दी थी, क्योंकि वो झूठ का सहारा ले रहे थे। तो झूठ कितने दिन चलेगी भाई? सच्चाई की एक दिन जीत होती है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो जरूर एक दिन जीत होगी, जो मेरी हुई। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंदार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।